वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक कॉन्सेप्ट क्लास में BHIC 132 की। इस क्लास में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा। इसे पीपीटी फॉर्म में ना बना के मैंने आपको इसके हैंड रिटन नोट्स की डायरेक्ट कॉपी इसलिए दिखाई है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि किस तरीके के हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। हालांकि ये वाले नोट्स की कॉपी जो मैं क्लास में कराता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, इसलिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो आपको पीडीएफ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इस साम्राज्य की पीडीएफ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसे आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ वो कहीं ना कहीं कैसा होता है दोस्तों, वो सारा ही आपका इंपॉर्टेंट होता है और जो मैं पढ़ाता हूँ उसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो चलिए इस क्लास को करते हैं शुरू। एक आपका चैप्टर था BHIC 132 का, राष्ट्रकूटों का आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का मतलब ये होता है इनका उद्भव और विकास। आविर्भाव शब्द का मतलब क्या होता है, एक तो उद्भव यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका जन्म कैसे हुआ, एक तो इसका मतलब ये होता है, और दूसरा आविर्भाव का मतलब क्या होता है, इनका विकास कैसे हुआ, कैसे इनका होता है दोस्तों विकास। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसे ही हम कहते हैं आविर्भाव यानी कि उद्भव और विकास। साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे ये इनका आधार तैयार हुआ, कैसे ये फैले, क्या इनका मतलब होता है, राष्ट्रकूट का मीनिंग क्या होता है, यही होता है इस साम्राज्य का आधार या पृष्ठभूमि। एक एक पॉइंट हैंड रिटन है, एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास मैंने पीपीटी में इसलिए नहीं ली ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपको पेड पीडीएफ मिलेगी उसमें इस तरीके की लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी। ये एक तरीके से आपकी डेमो क्लास भी हो जाएगी। डन। देखिए पहला पॉइंट देखने की आप कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट है राष्ट्रकूट शब्द का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख यानी देश का प्रमुख। जैसे आज के समय हमारा देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही देश या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, देश का जो प्रमुख होता है दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं क्या, राष्ट्रकूट, है ना। यहाँ पर जो कूट शब्द है इसका मतलब किसी को कूटना नहीं है, इसका मतलब है प्रमुख होना, हेड होना, यानी कि हेड ऑफ द कंट्री जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रकूट। इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरा जो है आपका, ये उच्च अधिकारी होते थे। ये क्या होते थे, उच्च अधिकारी होते थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑफिसर्स होते थे। ये क्या होते थे, हाई ऑफिसर्स होते थे। ये बात आपको याद रहेगी। दूसरी बात, प्रांतीय प्रमुख होते थे। अब जिसको नहीं पता प्रांत का मतलब क्या होता है वो लिख लेंगे स्टेट। जितने भी स्टेट होते थे उनके प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता था, जिन्हें हम कहते थे राष्ट्रकूट। इसके अलावा दूसरे रूप के प्रशासक भी कह सकते हैं हम इन्हें। प्रशासक का मतलब होता है जो प्रशासन करते हैं, तो प्रशासन करने वाले अधिकारी के रूप में भी हम इन्हें देख सकते हैं। इनका काम होता था प्रशासन करना। इतनी बात आपको क्लियर हुई, दो पॉइंट आपको समझ में आए। तीसरा पॉइंट, अगर बात करें इनका उदय किन किन साम्राज्यों के बाद हुआ, तो जब चालुक्य वंश अपना आ चुका था, चोल वंश भी अपना आ चुका था, पल्लव वंश भी आ चुका था और पांड्या वंश भी आ चुका था। यानी चोल, चेर, पांड्या और चालुक्य, बादामी के चालुक्य, सारे वंशों का प्रसार हो चुका था। तभी एक नया वंश आता है, इसका साम्राज्य का विस्तार अलग अलग दिशाओं में, लगभग सभी दिशाओं में था। उसे हम कहते हैं क्या, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का मतलब क्या है, यानी कि देश का प्रमुख जो प्रशासक यानी राजस्व अधिकारी या उच्च अधिकारी के रूप में काम करते थे, कौन, हमारे राष्ट्रकूट वंश के लोग। इसके अलावा सभी दिशाओं में दोस्तों क्या था, सभी दिशाओं में, याद रखिए हर डायरेक्शन में इनका क्या था, साम्राज्य का विस्तार था। और विस्तार शब्द का मतलब होता है दोस्तों फैलाव। तो हर दिशा में इनका क्या था, फैलाव था, है ना। तो ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश। इसका आप समराइज इस तरीके से कर सकते हैं कि राष्ट्रकूट का मतलब है किसी देश का प्रमुख होना, किसी राष्ट्र का प्रमुख होना, उच्च अधिकारी के रूप में काम करते थे, एक प्रकार के प्रशासक ही ये होते थे। सभी दिशाओं में इनका प्रशासन था। और चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य, बादामी के चालुक्य राजाओं के बाद इनका उद्भव और उदय माना जाता है। ये थी इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे राष्ट्रकूट वंश थे किस प्रकार से इनका साम्राज्य फैला हुआ था। आपको अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, केवल चीजों को समझते हुए चलना है। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य। अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रकूट साम्राज्य, किस तरीके से साम्राज्य फैला हुआ था। एक और बात, जिनके भी पास ये वाला कोड है BEVAE 181, जल्द ही इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि 200 MCQ की पीडीएफ आपकी होने वाली है। कितने, 200 MCQ की पीडीएफ होने वाली है, जो आपको एक पेड पीडीएफ के रूप में मिलेगी। वो मैं आपको बता दूंगा कब लॉन्च होगी। इसका पेपर आपका 30 जून को है, तो उससे पहले ये लॉन्च कर दी जाएगी। डन। आगे देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करें तो इस साम्राज्य की भी कई शाखाएं बन गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका फैलाव बहुत ज्यादा जगहों पर था, इसका फैलाव काफी जगह पर था, चारों दिशाओं में था। तो शाखाएं बंटना तो इसका कहीं ना कहीं क्या था दोस्तों, तय था। शाखाएं बंटना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके पहले शासक की बात करें तो इसका पहला शासक का नाम क्या था, मन्नक। पहला शासक था राष्ट्रकूट वंश का मन्नक। याद रखिए क्या नाम था उसका, मन्नक।
तो मन्नक ने क्या की थी, मालखेड़ में इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रकूट की स्थापना कहाँ होती है, इस जगह, इस स्थान पर होती है इसकी क्या दोस्तों, स्थापना। कहाँ पर, मालखेड़ नामक जगह पर इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रकूट राजाओं की वंशावली की पूरी मैं आपको यहाँ पर इसकी वंशावली बताऊंगा कि राष्ट्रकूट राजाओं की वंशावली किस प्रकार थी, यानी किस प्रकार इसका वंश चलता है, किस प्रकार राष्ट्रकूट का वंश चलता है। फिलहाल आप याद रखिए कि ये इसका पहला शासक था जिसने क्या की थी, मालखेड़ में इसकी स्थापना की थी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब इसकी वंशावली के बारे में जानते हैं। उम्मीद है आपको चीजें साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल डिम लाइट में मैं आपको चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इनके नोट्स प्रॉपर बना पाए। डन। अब इसके वंश को समझने की आप कोशिश करें दोस्तों। देखिए इनका वंश, ये कुछ वंश आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल सा, है ना। एक आते हैं आपके कौन से, दंती वर्मन। कौन आते हैं, दंती वर्मन, पहले राजा। दूसरे राजा इंद्र प्रथम। तीसरे राजा, ये जो फर्स्ट का साइन होता है ना, इसकी जगह आप प्रथम भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इंद्र प्रथम। इसके अलावा गोविंद राज। चौथे आते हैं आपके कौन, तक प्रथम, है ना। और भी बहुत सारे राजा इसके बीच में हुए, और भी कोई राजा नहीं है बीच में, ऐसा मान के चलिए इसी बीच, आप ऐसे लिख लेना, इसी बीच बहुत से राजा हुए हैं, इसी बीच बहुत से राजा और इसके हुए हैं, बहुत से राजा हुए हैं, ठीक है, बहुत से राजा हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसी बीच इसके बहुत से राजा हुए हैं। फिर आता है अंतिम राजा, इसका नाम था कर्क, कर्क द्वितीय। क्या नाम था, कर्क द्वितीय था। यही इसका लास्ट राजा था, यही इसका लास्ट राजा था। और फर्स्ट ही मैंने आपको बताया था, इसने मालखेड़ में क्या की थी, स्थापना की थी। तो दैट वाज द वंशावली ऑफ किसकी, राष्ट्रकूट वंश की वंशावली है। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अब आते हैं साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, कैसे साम्राज्य टूटा, कैसे साम्राज्य अलग थलग पड़ गया। तो आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे कि इनके सबसे शक्तिशाली सामंत कहाँ पे थे, क्योंकि हर राज्य का जो विघटन हुआ वो सामंतों के कारण हुआ। सामंत कौन होते थे, मैंने आपको बताया था, ऐसे जमींदार जिन्हें राज्य के प्रमुख यानी राजा को जमीन दे देते थे और उस जमीन पर उन्हीं सामंतों का अधिकार होता था। लेकिन जब ये सामंत क्या करते थे, गद्दारी करते थे, है ना, एक तरीके से ऐसा मान के चलिए, जब ये सामंत क्या करते थे, एक तरीके से कहते धोखा देते थे, तो क्या करते थे, जो राज्य साम्राज्य इन्हें केवल क्या करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए दिया गया, उस पर कब्जा कर लेते थे। और सबसे शक्तिशाली सामंत कहाँ कहाँ के थे, एक तो थे अहवामल्ला के, एक तैल प्रासा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सामंत यही थे, इनके कारण ही इसका विघटन सबसे ज्यादा तेजी से हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रकूटों का लगातार किसके साथ संघर्ष चलता था, प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश के साथ, चालुक्यों के साथ, पल्लवों के साथ और पाल वंश के साथ, पाल वंश के राजाओं के साथ हमेशा संघर्ष रहता था। ये इसका दूसरा कारण था कि इसका विघटन क्यों हुआ, क्योंकि बार बार युद्ध लड़ने से इस देश के संसाधन, इस साम्राज्य के संसाधन समाप्त हो रहे थे, इसलिए इसका पतन हुआ। तीसरा पॉइंट है आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य बड़ी संख्या में छोटे और बड़े सामंतों पर आधारित था। मैंने बताया ना, ये पूरी प्रथा जो थी वो किस पे आधारित थी दोस्तों, सामंतों पर आधारित थी। और सामंत मैंने आपको बताया बड़े जमींदार आप इन्हें कह सकते हैं, भूमि के मालिक ये होते थे आपके बड़े जमींदार। अब ये क्या करते थे, जो जमीन इन्हें प्रशासन चलाने के लिए दी गई है उसी जमीन पर ये कब्जा कर बैठते थे और कोशिश ये करते थे कि हम ही मालिक बन जाएं। और जब ये मालिक बन जाएंगे तो होगा क्या, धीरे धीरे विघटन होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो राजाओं के कमजोर होने, राजा क्या हो गए, कमजोर हो गए और सामंतों का प्रभुत्व हो गया, यानी सामंत व्यवस्था किसमें आ गई, दबदबे में आ गई। प्रभुत्व शब्द का मतलब क्या होता है, दबदबा। तो धीरे धीरे सामंतों का दबदबा हो गया और इसको रोकने में हमारे जो राजा थे वो राजा क्या थे, असमर्थ थे। असमर्थ का मतलब इनके बस की नहीं था, राजा क्या हो चुके थे दोस्तों, कमजोर होने लग गए थे। अब राजा अगर कमजोर हो जाएंगे और जमींदार बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगेंगे तो इसी कारण से हमारा राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन होता है। तो पतन के कारण आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से पतन के कारण है। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो अब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं इनके प्रशासन की। किसकी बात करते हैं कि इनका प्रशासन कैसे चलता था। तो पहली बात, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, किसका, विशाल राष्ट्रकूट साम्राज्य का। जो राष्ट्रकूट थे कहाँ के थे आपके, ये राष्ट्रकूट जो वंश था आपका दक्षिण भारत का था और दक्षिण भारत में इनका बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें शक्तिशाली राजतंत्र, सामंतों द्वारा सहायता प्राप्त साम्राज्य। याद रखिए मैंने बताया था ना, ये पूरा ही प्रशासन किससे चलता था, सामंतों से चलता था। सामंतवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा थी यहाँ पर। सामंतवादी व्यवस्था में होता क्या है, जमींदारों को भूमि के कुछ टुकड़े बांट दिए जाते हैं और जमींदार उस भूमि पर प्रशासन करते हैं और उसके बाद क्या होता है, कर वसूल कर राजा को देते हैं। लेकिन जब ये सामंत शक्तिशाली होते चले जाते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों पर ये कब्जा कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं शक्तिशाली राजतंत्र, सामंतों द्वारा सहायता प्राप्त साम्राज्य ये था। अगली बात करें, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता था। प्रशासन की बात करें, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता था, जैसे आज के समय में सीएम होता है। विदेशी मामलों के लिए अलग मंत्री होता था, विदेश मंत्री। राजस्व मंत्री अलग होता था, राजस्व मंत्री यानी वही आपका जो आप कहते हैं ना टैक्स मिनिस्टर, आज के समय आप वित्त मंत्री कहते हो।
कोषाध्यक्ष अलग होता था जो कोष की रक्षा करता था। कौन? कोष अध्यक्ष भी आप इसे कह सकते हैं। एक पद होता था किसका? कोष अध्यक्ष का। एक सशस्त्र बलों का सैनिक प्रमुख होता था, जिसे आप सेनापति के रूप में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेनापति के रूप में। एक पद मुख्य न्यायाधीश का होता था, जैसे आज के समय में होता है कौन? होते हैं ना सीजीआई, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और पुरोहित का भी पद यहाँ पर होता था। पुरोहित यानी कि आप कह सकते हैं राज्य पंडित, जिसे हम कहते थे पुरोहित। तो ये कुछ पद होते थे इसके प्रशासन में। क्षेत्रीय विभाजन था जिसमें गांव प्रशासन मूल इकाई थी। याद रखिए वही प्रशासन था। सबसे ऊपर था कौन सा? केंद्रीय प्रशासन। फिर उसके नीचे आता था राज्य या प्रांतीय प्रशासन, राज्य प्रशासन। और सबसे नीचे आता था गांव का प्रशासन। इस तरीके से सबसे नीचे की जो बेस लाइन थी प्रशासन की, वो कहां से चलती थी? वो गांव से चलती थी दोस्तों। कहां से चलती थी? गांव से चलती थी। डन, इतनी बात आपको याद रहेगी। राजनीतिक समाज, धर्म और साहित्य। राजनीतिक समाज, धर्म और साहित्य। राजनीतिक समाज, धर्म और साहित्य की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत पर आधारित राजाओं की उपाधियां और प्रथाएं। देखिए याद रखिए, समाज राजनीति की तो बात हमने लगभग कर ही ली। समाज, धर्म और साहित्य की बात करें तो उत्तर भारत पर, क्योंकि ये तो दक्षिण भारत का साम्राज्य था, तो उत्तर भारत पर आधारित राजाओं की उपाधियां और प्रथाएं। याद रखिए यहाँ के लोगों ने, जो राष्ट्रकूट समाज था, राष्ट्रकूट वंश था, इसने वही उपाधि धारण की जो उत्तर भारत के राजा उस समय करते थे, यानी कॉपी पेस्ट वाला इन्होंने सिस्टम किया। यहाँ पर जाति व्यवस्था पाई जाती थी। और राष्ट्रकूट साम्राज्य में क्या होता था? जातियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जातियों की संख्या काफी ज्यादा थी, ये बात आपको याद रखनी है। संख्या कैसी थी? ज्यादा थी। क्लियर। अगली बात करें, पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी यहाँ पर पर्दा नहीं करना पड़ता था आपको। पर्दा प्रथा नहीं थी, जैसे फीमेल्स को पर्दा करना पड़ता है ना, वो प्रथा यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश में नहीं होती थी। तो बहुत ओपन माइंडेड हम इसे कह सकते हैं। सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त था। कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्ष राज्य होता था। कैसा? धर्मनिरपेक्ष राज्य इनका होता था राष्ट्रकूट वंश का। यहाँ पर कोई भी धर्म स्वतंत्र था, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता था। कोई भी धर्म यहाँ पर आप पर थोपा नहीं जाता था। इसके अलावा अधिकांश कन्नड़ लेखक, ज्यादातर यहाँ पर क्या है? कन्नड़। अगर साहित्य की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल हुआ, जो कि कर्नाटक में आज के समय में होती है साहित्य में। और कन्नड़ लेखकों ने यहाँ पर क्या लिखी है? बहुत से ग्रंथ और पुस्तकें लिखी हैं। तो उम्मीद है राष्ट्रकूट वंश की राजनीतिक, समाज, धर्म और संस्कृति और या साहित्य आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो ये हो गई एक बात। अब आता है आपका अगला टॉपिक। एक टॉपिक क्लियर राष्ट्रकूट वाला। राष्ट्रकूट वंश के बारे में काफी चीजें मैंने आपको बता दी, उस पर आप शॉर्ट नोट अपना तैयार कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश पे एक ही क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश पर टिप्पणी करें। टिप्पणी करने के लिए राष्ट्रकूट वंश पर आएगा, तो टिप्पणी अब आप कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे उसकी स्थापना होती है, कैसा उसका प्रशासन था, कैसे उसकी राजनीति थी, कैसा समाज धर्म था, उसके मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। इतनी बात अगर क्लियर हुई हो तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। एक तो महमूद गजनी और एक मोहम्मद गोरी। आपको पता है दोनों ही क्या थे? मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी थे। दोनों की अगर बात करूं, चाहे वो आपका महमूद गजनी हो, चाहे आपका क्या हो दोस्तों, मोहम्मद गोरी हो, दोनों ही क्या थे? मध्य एशिया के आक्रमणकर्ता थे। और इनके लिए बहुत ज्यादा भारत में प्रतिरोध भी हुआ था। याद है ना मोहम्मद गोरी का जो सामना हुआ था? मोहम्मद गोरी का सामना हुआ था दिल्ली के चौहान वंश के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गोरी का सामना हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को लगभग 17 बार हराया था। डन। लेकिन ये केवल ग्रंथों में कहा गया है, लेकिन मोहम्मद गोरी ने अंत में क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान की क्या की थी? आंखें खराब कर दी थी, मतलब लाइक आंखों में सलाखें दे दी थी, तो अंधे हो गए थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया था कौन? हमारा मोहम्मद गोरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहां जाकर भी मोहम्मद गोरी को अंधा होने के बाद भी मार गिराया था। ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें मोहम्मद गोरी की, तो जब मोहम्मद गोरी वहां पहुंच गया था, अपनी राजधानी गजनी लेकर चला गया था। किसको? सॉरी, अपनी राजधानी गजनी, मोहम्मद गोरी उसे अपने साथ लेके चला गया था, मंगोल, है ना। तो उसने क्या किया था? वहां से अपना एक गुलाम भारत में भेजा था, जिसका नाम क्या था? आपको पता ही है। इसका नाम था आपका क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिससे गुलाम वंश की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत का उदय होता है ना। तो उस गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जिस व्यक्ति ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसे ही मोहम्मद गोरी ने दिल्ली भेजा था, ताकि पृथ्वीराज चौहान को तो मैं पकड़ के ले आया हूं, तो दिल्ली का जाके शासन चला। तो ये कुछ इतिहास था, ये कुछ पृष्ठभूमि थी, ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ आपको याद रखना है कि पश्चिम और मध्य एशिया से लगातार आए थे। ये कहां से आए थे? कुछ तो पश्चिमी एशिया से आए थे और दूसरा कुछ आए थे मध्य एशिया से। और इसलिए इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा परिवर्तन की स्थिति बना दी, क्योंकि बार बार आक्रमण होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। क्योंकि ये जो आक्रमण हो रहे हैं पश्चिम और मध्य एशिया से, ये लोग सबसे पहले धर्म को निशाना बनाते थे। धार्मिक मंदिर ज्यादा तोड़े जाते थे। मस्जिदों को तो हालांकि नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रतिपादक ये हुआ करते थे। याद रखिए, एक तो है अब्बासिड, जिसे अब्बासिद भी कहते हैं। दो नाम है इसके, अब्बासिड या अब्बासिद।
पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है अब्बासियों का। किसका साम्राज्य? अब्बासियों का साम्राज्य उस समय हुआ करता था, अब्बासियों का साम्राज्य हुआ करता था। डन। इसके अलावा गैर तुर्क शासक, जो तुर्क शासक नहीं थे और तुर्की राजाओं और सुल्तानों ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था, जिन्हें अब्बासियों के नाम से जाना जाता था। और आपने एक सुना होगा, एक अब्बास नाम के जो व्यक्ति है ये एक क्या रह चुका है? खलीफा रह चुका है इस्लाम धर्म में, अब्बास। डन। इसके अलावा अगर बात करें, मुस्लिम शासकों ने स्वयं को सुल्तान कहा। याद रखिए, मुस्लिम शासकों ने अपने आप को क्या उपाधि दी? मुस्लिम शासकों ने अपने आप को उपाधि दी किसकी? सुल्तान की। मुस्लिम शासकों ने कहा अपने आप को सुल्तान, इसलिए मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी भी अपने आप को सुल्तान कहने लगे। और जब ये लोग भारत में शासन करने के बाद इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो इसलिए दिल्ली अब क्या बन गया? दिल्ली अब सल्तनत बन गया। और सल्तनत का मतलब होता है जिस पर किसका अधिकार हो? सुल्तान का अधिकार हो। दोस्तों, किसका अधिकार हो? सुल्तान का। इस्लामी तुर्कों के विभिन्न समूहों के बीच युद्ध, यानी इस्लामी तुर्क जो थे, इस्लामी तुर्क का मतलब तुर्की से आए हुए इस्लाम धर्म के आक्रमणकारी थे, इनके बीच में बार बार क्या होते थे? युद्ध होते थे इस चीज को लेकर कि भारत पर आक्रमण कौन करेगा और भारत पर कब्जा कौन करेगा। दोस्तों, तो इस तरीके से भारत की जमीन को ये अपने हिसाब से बांटने की कोशिश करते थे। और ऐसा इतिहास में कई बार हुआ भी है। समय समय पर महमूद गजनी से लेकर मोहम्मद गोरी तक सबने भारत पर एक एक बार आक्रमण किए हैं। जैसे पहले आक्रमण की बात करें तो गाजी का आक्रमण। पहला आक्रमण क्या था बच्चे? गाजी का आक्रमण आपको याद रखना है। मध्य एशिया के तुर्की और गैर तुर्की गुटों में क्षेत्र विस्तार के लिए संघर्ष। गुटों में, ये क्या है? गुट है ना, गुटों में। तो मैंने बताया था कुछ इसमें तुर्की लोग शामिल थे, तुर्की देश के यानी टर्की के थे, और कुछ गैर तुर्क थे जो मंगोल इत्यादि मध्य एशिया से आए थे। इनके बीच में बार बार संघर्ष एक चीज को लेकर होता रहता था, क्षेत्र विस्तार को लेकर, कि किस तरीके से अपना साम्राज्य फैलाया जाए। इसको लेकर क्या होता रहता था? साम्राज्य के फैलाव को लेकर इनके बीच में बार बार लड़ाइयां होती रहती थी। महमूद गजनी ने क्या किया था? 999 सी के आसपास अपने आक्रमण जारी किए। लगभग आप कह सकते हैं 1000 सीई यानी ईस्वी के आसपास क्या किया था उसने? आज से लगभग 1000 साल पहले आप कह सकते हैं मोहम्मद किसने? गजनी ने आक्रमण करने शुरू किए थे, महमूद गजनी। और महमूद गजनी ने क्या किया था? 1001 में जयपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जयपाल से मतलब क्या है? ये जयपाल कौन है? ये एक भारतीय राजा था। ये क्या था? एक भारतीय शासक था। ये क्या था? एक भारतीय शासक था। आप मुझे बताएंगे जयपाल किस वंश से था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और महमूद गजनी ने जब 1001 में जयपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ऐसा माना जाता है ये भारत पर उसका आक्रमण था। भारत पर ये महमूद गजनी का क्या था? आक्रमण था भारत पर। तो इस तरीके से उसने सबसे पहले लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी? जयपाल के खिलाफ। महमूद ने क्या किया? पूर्वी अफगानिस्तान पर, पंजाब पर, मुल्तान जो कि भारत का सिंध के पास पड़ता था, जिसे सिंध कहते थे ना, सिंध के पास मुल्तान, इस सभी को जीतकर भारत पर अपना रास्ता बनाया। यानी कुल मिलाकर एक तरफ से क्या करता रहा? आक्रमण करता रहा, और एक तरफ से इसने पूरा राज्य भारत का हड़पने की कोशिश की। इसके अलावा पंजाब में उसने क्या किया? पंजाब को लेकर कुछ अलग बात निकल कर आती है। पंजाब में धन प्राप्त करने के लिए गंगा के मैदानों में 3 अभियान चलाए। कितने अभियान चलाए? 3 अभियान चलाए गंगा के मैदानों में, ताकि पंजाब से बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि ये कोई शासक या प्रशासक नहीं थे, ये केवल आक्रमणकारी थे। इनका काम आक्रमण करके भारत को केवल लूटना था और अपने क्षेत्र का फैलाव करना था, अपना दबदबा कायम करना था। केवल इतना इनका काम होता था। इतनी बात याद रहेगी। इसके अलावा याद रखिए वो महमूद गजनी ही था जिसने क्या किया था? मथुरा के बहुत से मंदिर बर्बाद कर दिए और वहां पर लूटपाट भी इसने की थी। दूसरी बात, सोमनाथ के लूटमार भी इसने की थी। सोमनाथ में जो मंदिर था उसको तहस नहस करने का श्रेय भी किसको जाता है? महमूद गजनी को जाता है। श्रेय तो नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं इल्जाम जो जाता है सोमनाथ मंदिर के लूटमार का, वो किसको जाता है? महमूद गजनी को जाता है। दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगली अगर हम बात करें तो भारत और मध्य एशिया में गजनवियों का पतन। अब ये जो गजनवी साम्राज्य था इसे किसने खड़ा किया था? महमूद गजनी ने खड़ा किया था। इसका पतन क्यों हुआ और गौरी वंश कैसे भारत में आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले महमूद गजनी भारत आता है आक्रमण करने के लिए, और फिर आता है हमारा कौन सा वंश? गौरी वंश आता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, और चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मैं इस एक ही क्लास में आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक तो आपको बताया था मैंने क्या, राष्ट्रकूट वंश, और अब मैं बता रहा हूँ महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। तो कैसे गजनवी का अंत हुआ? याद रखिए, गजनवी और सेल्जुकीड साम्राज्य, एक साम्राज्य भारत में हुआ करता था। इनके बीच स्थित एक छोटे और अलग प्रांत का उदय, एक अलग प्रांत यहाँ पर उदय होने लगा, जो किस किस के बीच था? एक तो गजनवी साम्राज्य और सेल्जुकीड साम्राज्य के बीच में एक क्या था? एक छोटा सा नगर था, और गजनवी द्वारा इसका क्या किया गया? इस्लामीकरण किया गया। इसका क्या किया गया? इस्लामीकरण। याद रखिए, गजनी जो साम्राज्य था ये कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म मानना चाहिए।
क्या मानना चाहिए? इस्लाम धर्म मानना चाहिए। और जब इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया जाता है तो उसे इस्लामीकरण कहते हैं। और इसने इसके पतन का रास्ता तेज किया, क्योंकि लोग चाहते थे किसी भी तरीके से क्या हो, इस्लाम धर्म को हम ना अपनाएं और जो महमूद गजनी है ये क्या करे, इस्लाम धर्म को लेकर हम पर प्रेशर ना बनाए। इसलिए गजनी साम्राज्य ज्यादा फैल नहीं पाया, क्योंकि इसने ज्यादातर निशाना बनाया उन लोगों को जो इस्लाम धर्म से नहीं है। गजनवियों ने क्या किया? गजनवियों ने गोरियों से खतरा महसूस करते हुए उन्हें जहर दे दिया। गजनवी ने गोरियों से खतरा महसूस करते हुए उन्हें जहर दिया। याद रखिए, जो गजनी साम्राज्य था और जो मोहम्मद गोरी का समाज था, इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता था और बार बार गजनवियों को डर रहता था कि गोरी वंश हमारी जगह ले लेगा, इसलिए बार बार कोशिश की उन्हें जहर देने की। और साथ साथ इसके बाद गजनवियों का पतन शुरू हो गया और गोरियों का उदय। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि इन दोनों के बीच में बार बार क्या होता था, एक का पतन होना और दूसरे का उदय होना तय था। दोनों ही साम्राज्य क्या थे? गजनवी साम्राज्य कह ले चाहे गोरी साम्राज्य कह लीजिए, दोनों ही इस्लामिक साम्राज्य आप कह सकते हैं। मध्य और पश्चिमी एशिया से आए हुए लोग थे। इन्होंने भारत पर दोनों ने हमला करके दोनों ने अपने क्षेत्र विस्तार की कोशिश की। जैसे ही गजनवी साम्राज्य इस्लामीकरण के कारण क्या हुआ, बर्बाद हुआ, तुरंत ही कौन सा साम्राज्य शुरू होने लग गया आपका? तुरंत ही आपका गोरी साम्राज्य का उदय हो गया। और यहां से शुरू होती है आपकी गौरी वंश की स्टार्टिंग। अब गौरी वंश का जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले होता है तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध, है ना। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। अब इस तराइन के जो युद्ध हो रहे हैं दोस्तों, ये जो तराइन के युद्ध याद रखिए, वही है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुए उन्हें हम तराइन के युद्ध कहते हैं। ऊपरी गंगा घाटी में आप ध्यान चले, यानी गंगा नदी के किनारे क्या हुए, युद्ध हुए, है ना। पानीपत की लड़ाई आप इसे मत कहना, तराइन के युद्ध है। डन। इसके अलावा अगर हम बात करें तुर्की की विजय और राजपूतों की हार के कारण, याद रखिए तुर्क कौन है यहाँ पर? तुर्क वही है मोहम्मद गोरी जो तुर्क से आया था, या फिर महमूद गजनी। जितने भी तुर्क आक्रमणकारी थे उनके बीच में और राजपूतों के बीच में लड़ाई हुई। राजपूत समाज मैंने अभी पढ़ाया था आपको, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो कौन हारे? राजपूत यहाँ पर हार जाते हैं। और राजपूतों के हार के कारण क्या बने? राजपूत शासकों पर तुर्कों की जीत के कई कारण थे। पहला तो था राजपूतों की शांतिवादी प्रकृति। भाई वही वाली बात है, आपने पद्मावत वाली कहानी सुनी होगी कि जो राजा रतन सेन था, राजपूत था, उसने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था, लेकिन उसे एक और चांस दिया। कई बार ऐसे मौके मिले उसे कि वो अलाउद्दीन को मार सकता था, लेकिन उसे नहीं मारा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांतिवादी होते हैं। जो राजपूत होते हैं वो बहुत ज्यादा शांतिवादी होते हैं। आपने सुना होगा, ये औरतों, बच्चों और निहत्तों पर हाथ नहीं उठाते। तो इसी शांतिवादी नीति के कारण इनका क्या हुआ, पतन हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि राजपूतों में एकता की कमी थी, राजपूतों ने कभी साथ नहीं दिया। इसका एग्जाम्पल वही है जो मैंने आज आपको बताया था, राजा रतन सेन। बताया था राजा रतन सेन, जब राजा रतन सेन अलाउद्दीन के खिलाफ खड़ा हुआ था, किसके खिलाफ? अलाउद्दीन के खिलाफ खड़ा हुआ था, तब भी इसका किसी ने साथ नहीं दिया, इसने सबसे साथ मांगने की कोशिश की। तुर्की सैन्य राजनीति और प्रौद्योगिकी से जीत। याद रखिए तुर्कों के पास एक अच्छी खासी लड़ने की टेक्नोलॉजी थी। अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का मतलब है अच्छे किस्म के हथियार, तोप वगैरह तुर्कों के पास हुआ करते थे, इसलिए भी ये जीत गए। डन। इतनी बात आपको याद रहेगी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज गजनवी वंश और गौरी वंश में तुलना करते हैं कि कौन सा वंश बेहतर साबित हुआ। याद रखिए दोनों के पास आंतरिक संसाधनों की कमी थी। याद रखिए दोनों के पास संसाधनों यानी रिसोर्सेज की कमी थी, पैसे की कमी थी, धन संसाधन की कमी थी। इसलिए दोनों ही साम्राज्य क्या करते थे दोस्तों, आक्रमणकारी समाज के हिस्से थे और बार बार हमला करके क्या करते थे, धन इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। इसलिए इन्होंने पंजाब पर हमला किया था, किसने? गजनवी साम्राज्य ने। गजनवियों के शासक परिवार में तुर्क सैन्य दास। याद रखिए ये जो गजनवी शासक थे ये कहीं ना कहीं दूसरे सैनिकों के दास के रूप में भी इन्होंने समाज में जीवन व्यतीत किया है। तो एक तरफ तो क्या है, दास वाला जीवन जीते थे और दूसरी तरफ आक्रमणकारी बने। ऐसा मान सकते हैं कि दास भरे जीवन के कारण इन्होंने क्या किया था, एक साम्राज्य को खड़े करने की सोच बनाई थी। और गौरियों ने क्या किया था, शासन के विकेंद्रीकृत रूप का पालन किया। विकेंद्रीकृत का मतलब आप समझते हो, शासन को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश करी है ना। यानी अगर गजनवी साम्राज्य ने एकीकृत प्रशासन को अपनाया तो गौरी वंश ने कहा हम विकेंद्रित करेंगे, केंद्र प्रशासन होगा, प्रांतीय प्रशासन होगा, स्थानीय प्रशासन होगा, ताकि प्रशासन मजबूत बना रहे और जिन क्षेत्रों को हमने जीता वो पूरी जिंदगी हमारे पास ही रहे। और भारत से धन लूटना इनका केवल उद्देश्य था। किसका? गजनवियों का। गजनवियों का उद्देश्य तो केवल धन लूटना था, क्योंकि गजनवी जो थे केवल आक्रमणकारी थे। याद रखिए बात, गजनी क्या क्या थे, महमूद गजनी जो था केवल आक्रमणकारी था। उसका केवल 3 काम थे, भारत पर हमला करना, यहाँ पे लूटमार मचाना, यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार करना और मंदिरों को क्या करना, बर्बाद करना, भारत को धार्मिक रूप से आघात पहुंचाना। लेकिन गौरी वंश ये चाहता था कि भारत पर क्या किया जाए, शासन किया जाए, भारत पर एक नई सल्तनत शुरू की जाए। इसी के बाद मोहम्मद गौरी के ही एक गुलाम ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जिसे आप भली बात ही जानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो व्यक्ति कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी का क्या किया था, उदय किया था। तो इतनी बात आपको याद रहेगी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज की क्लास यही खत्म होती है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।